मित्रों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत हम पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जो जैविक एवं अजैविक घटक होते हैं उनके बीच क्या अंतःस्थिति एवं परस्पर संबंध होता है। उस संबंध को लेकर के मैंने जो उत्पादक से लेकर के तृतीय उपभोक्ता तक जो उनकी खाद्यान्न पदार्थों को जो संचित के रूप में एक दूसरे पर ये अपना डिपेंडेंसी रखते हैं या निर्भरता का एक सिद्धांत होता है, उसके आधार पर वो किस प्रकार से अपने एक जीव या दूसरा जीव किस प्रकार से एक दूसरे पर अपने ऊपर वाले जीवों पर निर्भर रहता है। तो ये हमारा पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत ही था कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जो जीव जंतु एवं पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो किस प्रकार से अपनी जीव श्रृंखला के माध्यम से कार्य करने में सक्षम होते हैं। तो हम आज का जो लेक्चर हमारा रहेगा वो किसी एक पारिस्थितिक तंत्र को हम ले लेते हैं और उस पारिस्थितिक तंत्र में हम एक वहाँ पर उपस्थित जो जीव जंतु होते हैं वो किस प्रकार से अपनी अभिक्रिया करते हैं, कौन से ऐसे एक रासायनिक क्रियाएं भी करते हैं, ठीक केमिकल क्रियाएं करती हैं, बायोकेमिकल जो क्रियाएं होती हैं उनको करते हैं। तो आज हम इसमें समझते हैं कौन सी प्रजातियां होती हैं, कीस्टोन प्रजाति कौन होती है, फाउंडेशन प्रजाति कौन होती है, संकेतक प्रजाति कौन होती है, अम्ब्रेला प्रजाति कौन होती है। इन प्रजातियों के संदर्भ में हम विषयवार तरीके से हम अध्ययन करेंगे और समझेंगे किस प्रकार से ये एक दूसरे पे कैसे काम करते हैं पारिस्थितिक तंत्र को लाभ पहुंचाने के लिए और स्वयं को जीविका उपार्जन के लिए। तो हम जो पिछला लेक्चर था वो हमारा जो था ना, पारिस्थितिक तंत्र में जो जैव अजैविक जो घटक होते हैं उनकी आपस में जो एक परस्पर संबंधता है, अंतःस्थिति है, अंतर संबंध है, वो किस प्रकार से नियमानुसार एक दूसरे को स्वयं में कार्य करने में और प्राथमिक योगदान प्रदान करते हैं। तो उस संदर्भ में हमने समझाया था। और हमारा जो आज का लेक्चर है वो रहेगा घास का जो पारितंत्र हम ले लेते हैं। घास का पारितंत्र है, कोई एक घास का मैदान है, ठीक, उसका एक अपना पारितंत्र होता है और घास का जो अपना पारितंत्र होता है उसमें कुछ जीव पाए जाते हैं। वो जीव जो होते हैं वो देखा जाए कि जो घास का पारितंत्र है तो वो जीव वहाँ जो उपस्थित होते हैं वो शाकाहारी जीव होते हैं, ठीक। जो शाकाहारी जो जीव होते हैं वो भी क्या देखा जाए, जैसे घास के मैदान में जो पाए जाते हैं तो इसमें जो उपस्थित जो जीव होते हैं उनके लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं, जैसे एक रूपता का नियम, ठीक, स्वतः समायोजन का नियम। इनको हम एक एक करके डिटेल में भी समझेंगे, ठीक। इसी के अंतर्गत एक दिशीय नियम को भी समझेंगे, ठीक। इसी में समझेंगे दशम नियम। ये जो चार नियम हैं ये किसी भी एक पारिस्थितिक तंत्र में के उपस्थित जो जीव जंतु होते हैं वो किस प्रकार से एक दूसरे पर अपनी को भोज पदार्थ के रूप में योगदान प्रदान करते हैं या जो भोज अपना को संचित करते हैं वो किस प्रकार से खाद्यान्न के रूप में स्वयं में खपत करते हैं और बचत के रूप में दूसरों को भी प्रदान करते हैं। यानी कि हम समझ सकते हैं कि कोई भी एक पारितंत्र ले सकते हैं, जैसे कि घास का एक पारितंत्र, ठीक। जो घास का पारितंत्र होता है उसमें क्या होते हैं, पेड़ पौधे, क्या होते हैं उसमें पेड़ पौधे ही तो होते हैं,
ये जो पेड़ पौधे हैं इन्हें कौन खाता है? प्राथमिक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता में हमने आपको बताया था इन्हें खाने वाले कौन होते हैं? टिड्डे या टिड्डा बोल लेते हैं। और टिड्डा को खाने वाला कौन होता है? इसको हम एकरूपता के नियम में पढ़ते हैं। एकरूपता का नियम यही कहता है कि खाद्य की जो श्रृंखला है, यानी कि उपभोक्ता से लेकर उत्पादक से लेकर उपभोक्ता है, वो एक दूसरे पर किस प्रकार से निर्भर रहकर अपने जीविका का जो उपार्जन है वो ऊर्जाओं के माध्यम से, ठीक, ऊर्जा स्थानांतरण के माध्यम से, ठीक, और साथ ही साथ देखा जाए भोज्य पदार्थ को स्थानांतरण के माध्यम से किस प्रकार से काम करते हैं, उनको हम एकरूपता का नियम बोलते हैं। तो एकरूपता का जो नियम है वो क्या है कि जो हमारी खाद्य श्रृंखला है तो उसमें सबसे ज्यादा क्या होंगे? पेड़ पौधे होंगे। पेड़ पौधे से कम क्या होंगे? टिड्डे होंगे। क्योंकि अगर पेड़ पौधे यहाँ 50 हैं तो टिड्डे यहाँ कितने होंगे? 10 होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक टिड्डा है वहां 5 पेड़ पौधे अवश्य होंगे। तो एकरूपता का नियम हमारा यही कहता है कि जो उत्पादक वर्ग है वो सबसे अधिक होता है। इसके बाद जो उपभोक्ता वर्ग है, उपभोक्ता वर्ग में देखा जाए प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तो इस प्रकार से उसमें कमी देखी जाती है। तो हम स्पष्ट रूप से क्या समझते हैं कि हम एक भी पारितंत्र ले लेते हैं, घास का पारितंत्र है, और घास के पारितंत्र के अंतर्गत जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे सबसे अधिक वहां उपज होती है। और पेड़ पौधों की जब अधिक उपज होती है तो उनको खाने वाले भी उतने ही ज्यादा टिड्डे होते हैं। तो टिड्डे जितने ज्यादा होंगे तो उतने ही ज्यादा क्या होंगे? मेढक होंगे। ठीक, तो मेढक कितने हो सकते हैं? हम मेढक को यहां ले सकते हैं कि अगर 10 टिड्डे हैं तो 5 यहां मेढक होंगे, यानी कि एक मेढक को कितने टिड्डा खाने को मिले? 2 टिड्डे। ठीक, अब मेढक को भी तो कोई ना कोई खाएगा। मेढक को कौन खाता है? सर्प। ये जो सर्प है ये 5 हैं तो ये कितने हैं? 3 हैं। ठीक, और सर्प को खाने वाला कौन है? बाज या मोर। बाज या मोर, ये कितने हैं? 1 है। अर्थात क्या समझे? एकरूपता का नियम यही कहता है कि अगर जहां एक मोर है तो वहां पर 50 पेड़ पौधे होंगे। अर्थात यानी कि एक मोर या एक बाज 50 पेड़ पौधों को क्या करता है? वो संचरण करता है। तो एकरूपता का नियम जो है वो यही हमको सिखाता है कि उत्पादक वर्ग सबसे ज्यादा होगा, उससे कम उसको उपभोक्ता वर्ग होगा, उससे कम द्वितीय उपभोक्ता वर्ग होगा, उससे कम भी तृतीय उपभोक्ता वर्ग होगा। अर्थात ये है कि पेड़ पौधे अगर जहां 50 हैं तो उससे कम टिड्डे हैं, उससे कम मेढक होंगी, उससे कम सर्प होंगे, उससे कम बाज होंगे। तो ये हमारा एक पूरा कौन सा नियम है? एकरूपता का नियम है। अब बात ये आती है कि जो स्वतः समायोजन का जो नियम है वो कैसा नियम है? स्वतः समायोजन का नियम ये होता है कि प्रकृति जो है नेचुरली रूप से स्वयं को बैलेंस कर लेती है। अगर उसमें अनबैलेंस होता है, कोई डिसबैलेंस होता है, तो प्रकृति स्वयं में भी क्या कर सकती है? उसे बैलेंस कर लेती है। लेकिन निरंतर मानवीय हस्तक्षेप और गतिविधियों के माध्यम से क्या होने लगा है? पारितंत्र पर प्रभाव पड़ने लगा। इसका रीजन ये है कि निरंतर आप जैसे देखते हो कि हमारे जो पारितंत्र हैं उसमें उपस्थित जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी जीविका उपार्जन के लिए उस हिसाब की ही प्रकृति उनको क्या करती है? नेचुरली रूप से उनको उपज प्रदान करती है। अर्थात जैसे जैसे पेड़ पौधों की मात्रा में वृद्धि होगी, टिड्डों की भी मात्रा में क्या होगी? वृद्धि होगी। क्योंकि जितने ज्यादा पेड़ों की उपज होगी उतने ही ज्यादा टिड्डे उत्पन्न होंगे, और जितने ज्यादा टिड्डे उत्पन्न होंगे उतने ज्यादा मेढक होंगे। लेकिन टिड्डों से इनकी संख्या जो होती है वो कम होती है। अर्थात आप क्या समझ रहे हो कि ये जो एकरूपता का नियम है, अगर इसमें कोई डिसबैलेंस होता है तो प्रकृति इसको क्या करती है? स्वयं बैलेंस कर लेती है। तो स्वयं बैलेंस करने का जो गुण है प्रकृति में, इसे बोलते हैं स्वतः समायोजन का नियम। ठीक, यानी कि अगर मेढक की ज्यादा संख्या वृद्धि हो जाती है
अचानक वृद्धि हो जाती है तो सर्पों की भी वृद्धि होगी, ये निश्चित है। अगर सर्पों की वृद्धि होगी तो बाज मोर की निश्चित रूप से वृद्धि होगी। यानी कि ये जो स्वतः समायोजन का जो गुण है, प्रकृति स्वयं में क्या करती है, इसको बैलेंस बनाए रखती है। अर्थात कि कोई भी चीज है, अगर उस चीज को अगर कोई भी जीव या कोई उसे खाता है तो उसको भी खाने वाला जो एक थर्ड जो जीव होता है, उस जीव को क्या होता है कि उसकी तुलना में वो कम होता है। ठीक है, तो इसको समायोजन करने का जो गुण धर्म होता है वो प्रकृति में स्वयं होता है, वो इसे स्वयं बैलेंस कर लेती है। ठीक, लेकिन मानवीय क्रियाकलापों, उनकी एक्टिविटी के माध्यम से इनमें क्या होने लगा है, डिसबैलेंस होने लगा है और पारितंत्र पूरा गड़बड़ हो जाता है, खाद्य श्रृंखला उनकी गड़बड़ हो जाती है। वो कैसे हो जाती है, जैसे कि काफी जो मनुष्य हैं वो क्या करने लगे, मेढक का अचार बनाने लगे, मेढक को भी खाने लगे। तो इसमें क्या हुआ, मेढक की संख्या कम होगी और जैसे मेढक की संख्या कम होगी ऑटोमेटिक सर्प की संख्या कम हो जाएगी और जैसे ही सर्प की संख्या कम हो जाएगी बाज मोर कम हो जाए। क्योंकि मेढक को अगर मनुष्य खाने लगेगा तो सर्प क्या खाएंगे, सर्प भूखे मर जाएंगे और जब सर्प भूखे मरेंगे तो बाज मोर भूखा मरेगा, क्योंकि ये इस पे डिपेंड है ना। तो ये डिपेंडेंसी का जो नियम है, ये रूपता का जो नियम है, इसको समायोजन करने का जो गुणधर्म है वो स्वयं प्रकृति में विद्यमान है और प्रकृति स्वयं इसको बैलेंस कर लेती है। ठीक, अब बात ये आती है कि एक रूपता का नियम हो गया, स्वतः समायोजन का नियम हो गया। अब दसम नियम क्या होता है, दसम नियम को हम समझ लेते हैं। तो जो दसम नियम है, मान लीजिए कि हमारी प्रकृति में जो पेड़ पौधे हैं इनको कहां से ऊर्जा मिलती है। जैसा कि आप जानते हो कि ये जैसे पेड़ पौधे हैं, इनको कौन खाता है, टिड्डा खाते हैं। हम घास का पारितंत्र ही ले रहे हैं, उसी के अंतर्गत बता रहे हैं। टिड्डा को कौन खाता है, टिड्डा को खाते हैं मेढक। मेढक को कौन खाता है, मेढक को खाता है सर्प। सर्प को कौन खाता है, सर्प को खाता है मोर या बाज। ठीक, तो पेड़ पौधों को ऊर्जा कैसे मिलेगी, तो आपको हमने लास्ट में लेक्चर में बताया था कि जो मोर है और ये बाज है, ठीक, इसको तो ये खा गए, डेड बॉडी हो गई। इसको तो ये खा गए, इसको ये खा गए, इसको ये खा गए। अब इसको कौन खाएगा, इसको कोई खाने वाला है नहीं। तो ये क्या है, जब ये मर जाते हैं, जब ये मर जाते हैं तो इनकी जो डेड बॉडी है, जो डेड बॉडी होती है, ये डेड बॉडी को क्या करते हैं, पृथ्वी में पुनः मिलाने के लिए क्या होते हैं, अपघटक होते हैं। हमने आपको पिछली बार बताया था। ठीक, जो अपघटक होते हैं, अपघटक जो क्या करते हैं, यही डेड बॉडी को कार्बन में, हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में क्या करते हैं, पुनः प्रकृति में विलीन कर देते हैं। तो स्वच्छ जलवायु, स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ प्रकृति में हरी भरी देखने को मिलती है, ये अपघटकों की वजह से। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो नाइट्रोजन के रूप में जब यही विलीन होते हैं तो यही क्या होते हैं, पुनः क्या है, ये मिट्टी में मिल जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये अपघटक क्या करते हैं, वायुमंडल और मिट्टी में इसे क्या कर देते हैं, विलीन कर देते हैं बॉडी को। तो यही मिट्टी क्या करती है, पुनः पेड़ पौधों में यही सहायता प्रदान कर देती है। तो आपने क्या समझा कि जो ये चक्री प्रक्रम, इसे बोलते हैं चक्री प्रक्रम। चक्री प्रक्रम में आप क्या देखते हो कि जैसे जैसे पेड़ पौधे उपज होती है, टिड्डे उपज होते हैं, मेढक होते हैं, सर्प होते हैं, मोरबाज होते हैं, और जब मोरबाज डेड बॉडी के रूप में मर जाते हैं या मर गए हैं तो उनकी उपस्थित जो बॉडी होती है उनको अपघटक तोड़ तोड़ के पुनः प्रकृति मिला देते हैं। और यही एलिमेंट या यही जो तत्व जो होते हैं, पदार्थ होते हैं, हमारे क्या है, प्रकृति में मिल करके पुनः पेड़ पौधों को मिल जाते हैं और पुनः पेड़ पौधे क्या हो जाते हैं, इस विकास कर लेते हैं, ये विकसित हो जाते हैं। तो ये क्या है, एक चक्री प्रक्रम है। तो हमारी प्रकृति में स्वयं ये गुणधर्म है, स्वयं उसमें गुणवत्ता पाई जाती है कि किसी भी नेचुरल रूप से जीव जंतुओं में या पेड़ पौधों में किस प्रकार से बैलेंस किया जाए, उसके लिए प्रकृति स्वयं का निर्धारित प्रदान करती है।
अब बात यहां आती है, ये जो चक्रीय प्रक्रम है, ठीक, ये एक क्या है, समायोजन, स्वतः समायोजन का नियम होता है। अब जैसा कि मैंने बताया था कि जो एक रूपता का नियम है, समायोजन का नियम है, और एक दशम नियम है। दशम नियम में क्या होता है कि जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, जो पेड़ पौधे होते हैं, तो इनके पास जो ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, 100%। इनके पास ऊर्जा कितनी होती है, 100%। और ये 100% में से 90% क्या करते हैं, स्वयं में अपने खपत कर लेते हैं, अपने में क्या कर लेते हैं, विलीन कर लेते हैं, भोज्य पदार्थ के रूप में इसे कर लेते हैं। और इसका जो 10% है ये क्या करते हैं, संचित रूप में रख लेते हैं, और ये 10% को कौन खाता है, टिड्डा खा लेता है। तो टिड्डा को कितना मिला, 10% मिला, यानी कि पेड़ पौधे सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न करने वाले क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। और इसे लगभग में 100% ऊर्जा होती है, और 100% में से 90% ये स्वयं को क्या करते हैं, आपका उपार्जन कर लेते हैं, संचित कर लेते हैं, खा लेते हैं, और 10% जो बचत के रूप में रखते हैं, ठीक, इकट्ठा करके रखते हैं, इसको क्या है, टिड्डे को दे देते हैं, ठीक, जो टिड्डा खा लेता है। अब टिड्डे के पास जो 10 है, तो इसका ये 10 कितना है, 100% है, ठीक, क्योंकि जो टिड्डा होता है वो पेड़ पौधों पे ही तो निर्भर है, ठीक। तो टिड्डा जो पेड़ पौधों पे निर्भर है, तो जिस प्रकार से 100% पेड़ पौधों ने 90% अपने में ही यूज कर लिया, तो 10% कैसे दिया, टिड्डा को दिया। तो टिड्डा के पास 10%, वो 100% के बराबर है, ठीक। तो 100% में से अब 90% इसने स्वयं यूज कर लिया। अब इसका जो 100% में से 10% किसे दिया, मेढक को दे दिया। तो अब क्या समझ रहे हो कि जैसे जैसे आप दशम नियम में पेड़ पौधों से लेके टिड्डा में जाएंगे और मेढक में जाएंगे, तो उसमें जो 10% है वो क्या एक दूसरे पे प्रदान करते जाते हैं, तो यही होता है दशम नियम। तो मेढक के पास जो 10% है गया, तो ये किसका है, इसके लिए ये 100% है, तो ये 100% हमने रख लिया, ठीक। इसका 100% में से 90% इसने मेढक ने स्वयं यूज किया, और इसका 10% है वो सर्प को दे दिया। और सर्प के लिए ये 10% कितने परसेंट के बराबर है, 100% के, क्योंकि एक दूसरे पर निर्भर है, ठीक। ये सर्प पेड़ पौधों पे थोड़ी ना निर्भर है, ये मेढक पे ही तो निर्भर है। तो मेढक के पास जो 10% था 100% के बराबर था, और यही 100% में से 90% इसने यूज कर लिया, अब 10% सर्प को दे दिया, और सर्प के लिए ये 10% 100% के बराबर है। तो ये 10% में से 100 कोई परसेंट है, तो इसमें से 90% स्वयं सर्प ने यूज किया, 10% किसे दे दिया, मोर को दे दिया या बाज को दे दिया। तो ये हमारा एक दशम नियम है। दशम नियम यही कहता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपने पास कितनी रखते हैं ऊर्जा, वो रखते हैं 100%, और 100% में से 90% स्वयं यूज कर लेते हैं, उसका 10% अन्य जीव को दे देते हैं, यानी जो प्राथमिक उपभोक्ता है उसे दे देते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता क्या करता है, उसका 90% यूज कर लेता है, द्वितीय उपभोक्ता दे देता है, द्वितीय उपभोक्ता 10% 90% उसका यूज कर लेता है, 10% सर्प को दे देता है, ठीक। मेढक होता है ना, वो अपना 90% कर लेता है, द्वितीय उपभोक्ता होता है वो। तो इसी प्रकार से सर्प को दे देता है, सर्प क्या करता है, उसका 10 का 90% यूज कर लेता है, मोर को दे देता है 10%। तो ये हमारा एक दशम नियम है, ठीक है। तो दशम नियम के अंतर्गत हमने क्या समझा कि कोई भी पेड़ पौधे होते हैं वो 100% होते हैं, सबसे ज्यादा उनमें ही ऊर्जा पाई जाती है। अगर पेड़ पौधों में अगर कमी होती है तो पूरा पारितंत्र में कमी होगी, ये निश्चित है। तो दशम नियम को हमने समझ लिया, एक रूपता का भी नियम समझ लिया, स्वतः समायोजन का जो नियम है उसको भी समझ लिया, चक्रीय नियम जो था वो समझ लिया। अब आता है एक दिशीय नियम। एक दिशीय नियम क्या है, एक ऊर्जा का स्थानांतरण है। ये तो भोज के रूप में स्थानांतरण था, ठीक, ये तो भोज के रूप में स्थानांतरण था। अब ऊर्जा के रूप में स्थानांतरण कैसा होता है, तो ऊर्जा के रूप में आप देख सकते हो कि जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, ये तो 10% करके ये दशम नियम हो गया। अब एक दिशीय नियम जो होता है, जो एक दिशीय नियम है, एक दिशीय नियम का मतलब ये हुआ कि ऊर्जा का जो स्थानांतरण है वो किस प्रकार से एक दशम के नियम के अनुसार एक दूसरे पे निर्भर करता है। तो उसके लिए आप जैसे
डिपेंडेंस रह सकते हैं। जो पेड़ पौधे हैं वो किस पे निर्भर करते हैं, वो करते हैं अजैविक तत्वों पर। ठीक, अजैविक जो घटक होते हैं जिसमें हमने आपको बताया था, जैसे चट्टान हुआ, मृदा हुई, वायु है। ठीक, चट्टान है, मृदा है, वायु है, जल है, इस पे निर्भर करते हैं। तो इसके माध्यम से क्या करते हैं, चट्टानों में जो खनिज पाए जाते हैं, जैसे कार्बन हुआ, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो खनिज हैं, ऑक्सीजन मात्राएं, जो गैसें पाई जाती हैं, उनकी सहायता से पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन का निर्माण करते हैं। और जल की सहायता से, वायु की सहायता से, जो भी उनका जो अपना भोज का निर्माण करते हैं, उसमें वो 100% अपनी ऊर्जा रखते हैं। उसी का 90% यूज करके 10% जो ऊर्जा होती है वो अन्न को दे देते हैं। भोज पदार्थ में भी 10% था, और जैसे जैसे 10% भोज पदार्थ में होगा, उसी के अकॉर्डिंग ऊर्जा भी होती है, वो भी उसी में स्थानांतरण होती जाती है। तो सबसे ज्यादा पेड़ पौधों में ऊर्जा होती है, इसके बाद टिड्डे में ऊर्जा होती है, फिर मेढक में, फिर सर्प में, फिर मोर में, फिर बाज में। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि इनकी जो ऊर्जा का जो स्थानांतरण है वो किस प्रकार से होता है, एक दशम नियम के अकॉर्डिंग ही उस पर ही डिपेंड करता है। तो क्या समझिए कि जो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इनसे ही पेड़ पौधे लेते हैं, और पेड़ पौधे क्या करते हैं, और एक दूसरे पे पेड़ पौधे अपने प्राथमिक को, द्वितीयक को ऐसे ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। तो ये हम समझ सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इनकी जो टिड्डा होते हैं, ठीक, जो प्राथमिक उपभोक्ता है, इनकी जो देखा जाए पाचन तंत्र बहुत मजबूत होता है। कैसे? जैसे आप जानते हो कि जो हिरण है, क्या टिड्डा है, ये क्या है, पेड़ पौधे पे निर्भर करते हैं। और पेड़ पौधों में जो सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज होता है, ठीक, आप बोल सकते हैं सुक्रोज होता है, स्टार्च होता है, ये जटिल कंपाउंड यौगिक होते हैं, इनसे बना होते हैं। जो कॉम्प्लेक्ट जो यौगिक होते हैं उनसे बने होते हैं। तो यही इनको खाने के लिए इनका पाचन तंत्र बहुत मजबूत होना जरूरी है। ठीक, क्योंकि ये पाचन तंत्र इनका मजबूत नहीं होगा तो ये पेड़ पौधों को, इनके सेल्यूलोज को कैसे खपत कर पाएंगे, कैसे पाचन कर पाएंगे। तो इसके लिए इनका जो पाचन तंत्र होता है बहुत मजबूत होता है। इनकी जो छोटी आंत होती है, क्योंकि कोई भी पाचन तंत्र होता है वो हमारी छोटी आंत में होता है। ठीक, तो छोटी आंत जो होती है उसमें देखा जाए तो पाचन तंत्र के लिए इसकी जो लंबाई होती है वो 45 से 50 फीट होती है। ये किसकी होती है? ये होती है हिरण हुए, टिड्डा, इनकी जो देखा जाए प्राथमिक जो उपभोक्ता होते हैं उनकी सबसे ज्यादा पाचन तंत्र प्रक्रिया होती है। ठीक है, पाचन तंत्र की जो एक छोटी आंत होती है उसकी लंबाई होती है और सबसे ज्यादा इनकी जटिल, एकदम कठोर होती है पाचन तंत्र। जबकि द्वितीय उपभोक्ता देखा जाए तो द्वितीय उपभोक्ता की भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्ट्रांग होती है, स्ट्रांग होती है, क्योंकि द्वितीय उपभोक्ता जो होता है वो उत्पादक पे भी डिपेंड करता है, उत्पादक पर भी निर्भर रहता है और प्राथमिक उपभोक्ता पे भी रहता है। तो वो सर्वाहारी होता है। तो सर्वाहारी की वजह से वो जीव जंतुओं को भी क्या कर लेता है, खा लेता है, और पेड़ पौधों को भी खा लेता है। तो उसकी भी जो पाचन तंत्र का जो कठोरता होती है वो काफी स्ट्रांग होती है। और पाचन तंत्र की लंबाई भी देखा जाए छोटी आंत की तो 45 से 50 फीट होती है। लेकिन जो तृतीय उपभोक्ता होते हैं, तृतीय उपभोक्ता देखा जाए जो सीधे सीधे किसे प्रभावित करते हैं, ये करते हैं, जैसे जो तृतीय उपभोक्ता होते हैं ये किस पे प्रभावित करते हैं, ये करते हैं प्राथमिक को और द्वितीयक को, प्राथमिक और द्वितीयक को, प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता को। तो प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता को जो प्रभावित करते हैं तो इनकी जो पाचन तंत्र होता है इतना स्ट्रांग नहीं होता है, क्योंकि ये जो होते हैं ये उत्पादक पर निर्भर नहीं करते हैं। और उत्पादक जो होता है वो सेल्यूलोज का बनी हुई होती है। ठीक, उनकी छाल है, जड़ पत्ती है, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। तो उनको खाने के लिए जो तृतीय उपभोक्ता है वो खाते ही नहीं है। ठीक, तो उनका जो पाचन तंत्र है इतना स्ट्रांगली नहीं होता है, क्योंकि देखा जाए तो ये जो होते हैं ये प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता होते हैं, उन पे डिपेंडेंट होते हैं। और ये इनका जो पाचन तंत्र की जो छोटी आंत होती है
वो ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 फीट होती है। ठीक, इतनी ही होती है। तो आप देख सकते हो कि इसकी तुलना में इनका पाचन तंत्र प्राथमिक उपभोक्ता का कितना स्ट्रांग होता है, समझ सकते हो। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हो कि तृतीय उपभोक्ता में अब जो प्राणी संभोजी हैं, जैसे कि ये तो मांसाहारी होते हैं। अब मनुष्य की बात कर ली जाए तो मनुष्य क्या करता है, ये प्राथमिक उपभोक्ता को भी खा लेता है, क्योंकि जैसे बकरी हुई, हिरण हुई, इनको मनुष्य क्या कर लेता है, खा लेता है। तो इनकी भी देखी जाए तो मनुष्यों की भी 23 से 24 फीट की जो छोटी आंत पाई जाती है, तो इनका भी पाचन तंत्र ठीक होता है। ठीक, तो इस प्रकार आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से छोटी आंत जो होती है वो द्वितीय की किस प्रकार की होती है, तृतीय की कैसी होती है, प्राणियों की कैसी होती है, और प्राथमिक उपभोक्ता की कैसी होती है। तो इनका पाचन तंत्र सुविकसित प्राथमिक उपभोक्ताओं का होता है, द्वितीय उपभोक्ताओं का भी होता है, लेकिन तृतीय उपभोक्ताओं का इतना पाचन तंत्र सुविकसित नहीं होता है। लेकिन वो अपने भोज्य पदार्थ के रूप में उन पर डिपेंडेंस रहते हैं, तो लंबे समय तक अपने खाना को पचाने में उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। लंबे समय तक वो पेट भरे रखते हैं, तो उनको इतनी जल्दी भूख नहीं लगती है। ठीक है, वो लंबे समय तक एक बार खा लेते हैं, 3-4 दिन तक वो अपना पेट भरे रखते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप समझ सकते हो। अब हम बात ये करते हैं कि जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है उसमें जो प्रजातियां होती हैं, वो प्रजातियों की वृद्धि से या कमी होने से पारितंत्र किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, उसका किस प्रकार प्रभावित होता है, तो हम उसके विषय में अब समझ लेते हैं। तो इसके लिए हमारे यहाँ पे कई सारी पारितंत्र प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे कि कीस्टोन प्रजाति है। ठीक, ये जो प्रजाति होती है इसका सीधा सीधा हमारे पारितंत्र पर प्रभाव पड़ता है, सीधा प्रत्यक्ष रूप से पारितंत्र पर प्रभाव पड़ता है। कैसे प्रभाव पड़ता है देख लेते हैं। जैसे पेड़ पौधे हैं, ठीक, पेड़ पौधों को टिड्डा ने खा लिया, टिड्डा को मेढक ने खा लिया। ठीक, ये मेढक जो है, अगर ये एक प्रकार देखा जाए तो ये द्वितीय उपभोक्ता है। ठीक, अगर ये मेढक है, अगर इसमें क्या हो जाए, अचानक वृद्धि हो जाए, क्या हो जाती है, अचानक वृद्धि हो जाए, तो ये अधिक से अधिक टिड्डाओं को खा लेगा, अधिक से अधिक टिड्डाओं को खाएगा। ठीक, तो इससे क्या होगा, हमारी पूरा पारितंत्र है वो क्या हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। डिसबैलेंस इसलिए हो जाएगा क्योंकि कोई भी पारितंत्र होता है उसके लिए एक समन्वयता का सिद्धांत होना आवश्यक है और एक दूसरे पर समान रूप से निर्भरता होना आवश्यक होती है, और इसके लिए प्राकृतिक रूप से स्वयं नेचुरली रूप से प्रकृति समान बनाए रखती है। लेकिन कुछ स्थिति बेस या मानवीय गतिविधियों के बेस में अगर अचानक कीस्टोन प्रजातियों की अगर वृद्धि हो जाए या कमी हो जाए तो इसकी वजह से सीधा पारितंत्र प्रभावित होता है। तो पारितंत्र जब प्रभावित होगा तो इससे क्या होगा कि अन्य जीव जंतु हैं उस पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ सकता है, उनकी मृत्यु भी हो सकता है भूख की वजह से वो मर जाएं। तो ये गतिविधियां जो देखने को मिलती है पारितंत्र पर, तो इसमें जो मुख्य प्ले रोल जो करते हैं वो कीस्टोन प्रजाति ही करती है। ठीक है, तो कीस्टोन प्रजाति देखा हो आपने, एक प्रकार से जो बड़े बड़े जीव जंतु होते हैं, ठीक, शेर चीता, ये प्रकार से देखा जाए तो इनको हम अम्ब्रेला प्रजाति भी बोलते हैं। अम्ब्रेला प्रजाति कोई अलग नहीं होती है, इनको ही बोलते हैं। ये जो सीधा सीधा क्या हो कि जब इनका अचानक वृद्धि हो जाए तो अचानक वृद्धि या कमी होने से हमारे पारितंत्र पर इसका सीधा प्रभाव पड़ सकता है, या अचानक जीव जंतुओं की वृद्धि होने से भी पारितंत्र पर प्रभाव अवश्य पड़ सकता है। ठीक है, तो ये स्पष्ट रूप से आप समझ सकते हैं। अब बात ये आती है कि जो फाउंडेशन प्रजाति है उसे क्या कहते हैं, फाउंडेशन प्रजाति कौन सी होती है। फाउंडेशन प्रजाति अगर देखी जाए, फाउंडेशन प्रजाति जो होती है वो एक्चुअली में कौन होती है। फाउंडेशन प्रजाति एक घास का मैदान है, ये क्या है, पूरा फाउंडेशन प्रजाति है। ठीक,
घास का मैदान ले लो, और इसी में आप ले सकते हो जैसे कोरल द्वीप है, ठीक, कोरल द्वीप है, ये भी एक क्या है, फाउंडेशन प्रजातियां हैं। तो फाउंडेशन प्रजाति के अंतर्गत घास का मैदान है, कोरल द्वीप है। तो कोरल द्वीप जो होता है ना, ये देखा जाए तो इसमें जो कोरल की जो ऊपर का जो छाल होती है वो CaCO3 यानी कि कार्बोनेट से बनी हुई होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, शैवाल पाई जाती है, ठीक, नीली हरी शैवाल होती है, जिसे बोलते हैं जूथैम्प्लन। ये शैवाल का ही नाम है। ये जो शैवाल होती है ये क्या करती है, कवक के साथ सजीवता दर्शाती है, और इससे क्या होगा कि जो कोरल द्वीप है उसका निर्माण होता है और एक दूसरे पर ये डिपेंडेंसी रखते हैं। तो ये क्या है, ये फाउंडेशन प्रजाति है, ठीक। और इसके प्रभाव होने से पूरा की पूरा इससे संबंधित जो वहाँ का पारितंत्र पूरा प्रभावित होगा। और घास का मैदान है, और घास का मैदान अगर ये पूरा एक पूरा कौन सा प्रजाति है, फाउंडेशन प्रजाति है। और घास अगर नहीं होगी, और घास नहीं होगी तो वहाँ पे रहने वाले टिड्डे नहीं होंगे तो वहाँ पे रहने वाले देखा जाए तो मेढक नहीं होंगे, मेढक नहीं है तो सर्प नहीं तो मोर नहीं, ठीक। तो ये क्या है, ये मुख्य रूप से प्रथम फाउंडेशन प्रजाति होती है। और इससे क्या होता है कि हमारी प्राकृतिक रूप से या नेचुरल रूप से देखा जाए तो प्रकृति पर इसका एक पूरा इम्पैक्ट पड़ेगा और इससे पूरा पारितंत्र प्रभावित होगा, ठीक। ये आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। अब बात आती है संकेतक प्रजाति। संकेतक प्रजाति कौन होती है, यानी कि जैसे संकेतक के रूप में संकेत जैसे दी जाती है, एक दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि कोई भी जैसे झील ले लो, नदी ले लो, ठीक है, उसमें उपस्थित जो उसकी लवड़ी मात्रा है या अवलवड़ी मात्रा है, ठीक, लवड़ी मात्रा या अवलवड़ी मात्रा में जो वहाँ का जो जल है, ठीक, लवड़ी मात्रा देखा जाए तो इसमें होता है कि ऑक्सीजन की कमी होती है, और इसकी वजह से देखा जाए तो यहाँ पर क्या होते हैं कि बहुत सारे कोरल द्वीप भी पाए जाते हैं। और जो कोरल द्वीप होते हैं ना, वो भी एक प्रकार का देखा जाए संकेतक प्रजाति है। तो कोरल द्वीप क्या है, एक संकेतक प्रजाति होती है जो शैवाल के साथ सहजीविता के रूप में कार्य करते हैं। तो कोरल जो बनते हैं वो कार्बोनेट के होते हैं, CaCO3 होता है उनका सूत्र। तो उससे क्या इसका एक जो प्रबाल होता है उसका निर्माण होता है, और वो प्रबाल जो होते हैं, जो नीला जो दिखाई पड़ता है शैवाल होते हैं, वो जूथैम्प्लन होती है, वो एक्चुअली में इसी से निर्मित होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जो कोरल द्वीप भी है वो भी एक संकेतक प्रजाति है। तो संकेतक प्रजाति, कीस्टोन प्रजाति, अम्ब्रेला प्रजाति, इसी में आप देख लो तो एक फाउंडेशन प्रजाति, ये जो प्रजातियां हैं इनका मुख्य रूप से हमारे पारितंत्र पर क्या प्रभाव होता है और किस प्रकार से ये पारितंत्र को बनाए रखने में मुख्य भूमिका अदा करते हैं। तो सभी का जो पारितंत्र होता है अपने अपने अलग अलग होता है, प्रजातियों का वो अपने अनुसार अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग अपने विशेष क्षेत्र में उनका योगदान होता है, उस हिसाब से वो अपने जीवन को सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो इतना ही था, ठीक है। जो कोरल तो आपने समझ ही लिया कि जो मूंगा होता है वो मूंगा शैवाल के साथ कैसे काम करता है और वो प्रबालों कैसे निर्माण करता है, CaCO3 का एक दूसरे सहजीविता का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये हमारी संकेतक प्रजाति है। तो आज का लेक्चर जो था आज इतना ही था। तो हमने आज क्या समझा कि किस प्रकार से जो एक घास का पारितंत्र है उसमें जो जीव जंतु होते हैं वो एक दूसरे पर ऐसे डिपेंडेंसी रखते हैं। उसके अंतर्गत हमने जो नियम पढ़े हैं, एक रूपता का नियम हुआ, स्वतः समायोजन का नियम हुआ, चक्रीय प्रक्रम हुआ, दशम नियम हुआ, ठीक। इसी में हमने समझा एक दिशीय नियम, ऊर्जा का जो स्थानांतरण का जो नियम है उसे भी समझा, ठीक है। और खाद्य श्रृंखला को लेकर के जो पाचन तंत्र की जो जीव जंतुओं में है कैसे क्या है, एक दूसरे पे कैसे पाचन कर पाते हैं, कितना समय होता है, इस संदर्भ